फुल कोर्ट समात कर रहा है। तारीख में पहली मर्तबा फुल कोर्ट की समात पीटीवी न्यूज और पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। आपको फुल कोर्ट रूम नंबर 1 में लेकर चलते हैं। That's the supremacy or independence of the Chief Justice, right? I would answer this question. सर मुझे लगता है सारे मेरे कोलीग मेरे खिलाफ हो गए। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जबकि रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को पावर दिया। चेंज कर दे सर, एक मिनट, रूल को चेंज कीजिए। सुन लेना सर, रूल के तहत अब रूल क्या होंगे? अगर आप 91 पढ़ेंगे, आप वो रूल बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के ताबे होंगे। ऐसा होगा कि रूल स्ट्रगल सर ये हो रही है माय लॉर्ड, कि कह ये रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है पिछले अदवार में। अच्छा, इसकी I don't want to comment on that. इसकी It is not my stature. It is not my function. इसकी I कहीं want the और Lordship to be ममालिक seeing में something out of the sky. बात सुने प्लीज। इसकी कहीं मिसालें मौजूद हैं? किसी और मुल्क में कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं? मैं उस तरफ आऊंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। What the theme appears to be. मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इजाजत दे दें और आगाज कीजिए। The theme appears. I just a sentence. Just one. One question. आप सिर्फ इतना बता दीजिए. Why 184(3? Why not 199 before the High Court? कौन सा फंडामेंटल राइट जो है your lordships in a number of judgment have held. जजमेंट तो बिल्कुल सही होती है सर। देखिए सर मैं आपको बताता रहूं, कोर्ट के सामने आपको बता रहा हूं, I have a कौन सा फंडामेंटल राइट I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. इम्तियाज साहब, ये आप मानते हैं बिकॉज ऑफ जो पीछे पास में 2 डेकेड्स में हुआ है, इस तरह की रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी? 100%. 100. I am a victim of it. एक सेकंड ना, अब ये अब लेट अस जस्ट इसको छोटा कर देते। अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम अनइलेक्टेड जजेस जो है 15, हम बैठ के यही चीज कर ले तो ठीक होगा। तो फिर तो आप सिंपली आर्टिकल 191 के लैंग्वेज पे आ जाएं, सिर्फ उसी की इंटरप्रिटेशन आपको दरकार है। इससे मायने ये हुआ देयर इज नो फंडामेंटल राइट। आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा है, आप खुद अफेक्टी हैं, यही चीजें होनी चाहिए थी तो हम खुद कर देते। सिद्दीकी साहब ये सवाल लिख कहाँ रहे हैं आप? पता नहीं। हम तो बोल ही जा रहे हैं, आप हाँ करी जा रहे हैं। तो साथी खड़े, ये कोई काम नहीं मैं करेंगे। सोच रहा हूँ कि आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4 ऐसे नहीं कहिए, कहाँ पढ़िए, से सारे? एक पढ़िए और बताइए। I will first read Article 4. I will first read Article 4. For your starter, actually it is for your starter. आप ये whole of the act को ultra vires कहते हैं या कि there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ठीक है चलें। Mr. Siddiqui, His lordship, Article 4. Mr. Siddiqui, पढ़ें आर्टिकल please, 4। Please, your lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes. And that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. सवाल तो हमारे सामने ये कि ये जो कानून है ये तो और ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं हमारे सिस्टम Sir, को और आम आदमी की जिंदगी आसान कर सर रहे हैं। देखिए, मैं एक आपको मैं और वजाहत कर दूं। हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया है ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया। सर सुन तो लीजिए ना प्लीज। Sir, कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं। आप इससे मुखातिब हो जाए ना। I'm with you. कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूं। मैंने हल्फ उठाया, मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज, मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो कह रहा हूं, आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में
कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूँ। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूँगा आइन पढ़िए, अगर आइन के वो इन अकॉर्डेंस विथ है, यहाँ तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बैठ के इधर लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे। वो ख्वाजा साहब चले गए, उन्होंने एक फंडामेंटल राइट का तस्करा नहीं किया। आपसे हम पूछ रहे हैं कि 184(3) पे आ जाइए, फिर 191 पे आ जाइए, फिर आर्ग्यूमेंट्स करिए। बहुत बुरा कानून है, मगर उसके दायरे में लाइए। May I proceed? जी प्लीज। Article 4. I read, my lord. फरमाइए। To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the. Not go on to do, develop an argument. Well, I will. Allow me. No, why you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your Lordships. क्या साहब जरा प्लीज एक चीज क्लियर कर दें। आप मानते हैं कि ये बेहतरीन कानून है, यही होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि पार्लियामेंट के इख्तियार नहीं था। बिल्कुल 191 में यही प्रोपोजिशन। अब इसको जिस तरह माय लॉर्ड कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें। 191 पढ़ ले, उसमें अगर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है और सुप्रीम कोर्ट में है, शेल नहीं है, इट इज नॉट द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इतना बता दें कि जो सब्जेक्ट टू लॉ है, क्या वो रूल्स, उनका स्टेटस उस पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से हायर है या लोअर है? दैट्स द ओनली interpretation. I am indebted to my lord. This is the proposition. एक आर्टिकल 4 आप कह रहे हैं, दूसरा कौन सा आर्टिकल है वो पढ़िए ना, सारे आर्टिकल इसके ऊपर आ जाए ना फिर आप। आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10 आर्टिकल 10, सॉरी माय लॉर्ड, 9। ऐसे नहीं नंबर्स ना दें, बताएं ना। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आपकी कौन सी लाइफ लिबर्टी ले ली इस लॉ ने? सर, हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप कर रहे हैं। वो मैं जानूं और यही आपका क्या ताल्लुक है? No, sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to do it, I am going to persuade your lordship this is not constitutional. तो बहुत ही नॉवल आपने आर्गुमेंट वैसे है। बड़ा जबरदस्त बहस की कि हमारे चीफ जस्टिस की पावर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आर्टिकल 9 इफेक्ट हो गया। Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the वैसे मैं Supreme Court. वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था। शुक्रिया। लोग ये ना समझ बैठे कि आप मेरी वकालत कर रहे Lord, I have to assist you the way the law in this country is चले चलते हैं आगे ना। ठीक। ऐसे सदीकी साहब, एक चीफ जस्टिस आपके नहीं है, इस कौम के हैं और कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं। Yes. उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे होना चाहिए। आपने वो बताया आइन को भी देख लेना पहले। आइन तो आइन के देखे बगैर। आइन तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा सब कुछ। सर, this is what I am saying. तो आप तो कहते हैं चीफ जस्टिस। No, I say. आप अभी तक ये डिफरेंस नहीं क्लियर No, I am. अभी आप अलाउ करेंगे प्रोसीड करने तो करूँगा ना। लेकिन सब इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ना ऑफ बड़े कौन सी एक 4 हो गया, 9 कौन सी इन्फोर्समेंट करना 9 के बाद No, 10 में क्या है ये? 10 में कौन सा है? नो, ये तो No arrest person who is arrested shall be detained. इससे क्या ताल्लुक है इस बात से हमारी? सर, मुझे प्लीज। नहीं ये नहीं आपके, मैं सुबह से सिख 1 से सिख 260 तक पढ़ूंगा नहीं, सॉरी, ये जो हमारा टाइम है ना, इट्स पब्लिक मनी, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे मैं जो मर्जी आर्ग्यू करूं, आप उसकी हमें रेलेवेंस बताएंगे। सॉरी, ऐसे नहीं आर्ग्यूमेंट्स होंगे। क्या साहब, जब आप मान गए हैं
कि ये बेहतरीन कानून है, चीफ जस्टिस के इख्तियार जो कुली थे वो नहीं होने चाहिए थे, देवर उनका इस्तेमाल सही नहीं हुआ। अब उसके बियॉन्ड आप जाए, आप सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था, वो बता दीजिएगा। मैं नहीं मान रहा कि ये बहुत अच्छा कानून है, मैं कह ये रहा हूँ कि इसका ख्याल बहुत अच्छा होगा। आप चाहते लेकिन ये हैं कानून आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार हो। मैं नहीं चाहता, आपने दिया रूल्स के अंदर। नहीं ओहो, आप उसको छोड़ दीजिएगा ना, हमने क्यों छोड़ दी सर? आपने रूल क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास अनफेटेड, अनब्रिडल्ड, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? यहाँ पे द पावर हैज बीन गिवन टू द चीफ जस्टिस एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस। बहुत अच्छी बात है सर जो आप कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस आपको बहुत पावर दे रहा है। लेट अस हैव अ लुक एट आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 तो देख लीजिए सर। एक सेकंड जरा इसका फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं बहस का। सिर्फ हमें पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि 184 में आने से पहले फंडामेंटल राइट्स वाजे कर दें, कौन सा वायलेट हो? Your lordships have held that when a law is made or action is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right. तो स्कीम में कौन सी प्रोविजन बताएं ना सर मैं आप मुझे लागू करेंगे दे रहे हैं, इजाजत बताइए। The law, the constitution requires under the constitution, and I will read the relevant article subject to some breather by your lordships, that in the context of the trichotomy of powers, the parliament will make its own rules, the executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This आपने हमने जो आपसे शुरू किया था बुनियादी हकूक की बात, अब वो आपने तर्क कर दी। मैं तो आप जवाब नहीं, जवाब ना दीजिए प्लीज, आप आर्ग्यू कीजिए, हम आपकी आसानी पैदा कर रहे हैं, बाद में जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि आप देखिए मैं भी वकील रह चुका हूँ, जब 6-7 सवाल आते हैं बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब आपने पहले जवाब दे दिया था, बिल्कुल कानून सही है, मगर जब माय लॉर्ड ने सवाल दोबारा पूछा, अब आपने ठहर जाइए ना, जैसे विटनेस कहते हैं ना, अगेन सेज, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुन लीजिए, आर्ग्यू आप कीजिए, आपका केस है, मगर बताएं बुनियादी हकूक कौन सा सलब हो गया ये बता दें बस। अगर आप ये अगर को एप्लीकेबल करने के लिए पहले हमें बता दें कि कौन से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना चाहते हैं जो इनफ्रिंज हुए हैं। पहले इस पे आइए, ताकि वाई नॉट 199 यही पावर हाई कोर्ट के पास है, वहां क्यों नहीं गए? सर मैं आपको नोट I am asking your lordship to recognize my fundamental right given in Article 9, 10, 10A. सर मैंने पढ़ा आपके सामने। चलिए बस यही आर्गुमेंट जी, सर मैं पढ़ रहा हूँ आगे। नहीं आप बता ही नहीं रहे, कोई प्रोपोजिशन ही नहीं डेवलप कर रहे हैं आप। My proposition is that the legislature is bound by the scheme of the constitution, and the constitution requires that हमने फैसला किया आपसे सवाल नहीं करेंगे। The constitution requires that the legislature will make its own rules. The constitution requires petition, ये आपने अभी बात की, मैंने नोट कर लिया। 3 different organs of the state हैं, they will function independent of one another. One will not make encroachment on the other. तो यहाँ तक पहुँचने में हमने बुनियादी बातें तो पता है ना, आगे बढ़िए ना। It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. ठीक, समझ गए। अगला point. And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. और जजमेंट है, आप नोट कर लें। मैं सर जजमेंट पढ़ने में चाहूंगा, दिस सो फंडामेंटल क्वेश्चन, ये देयर आर न्यूमरस जजमेंट्स। ये इस बात का तयन करना जी आपके पास इख्तियार है।
जैसे मंसूर शाह साहब ने जिक्र किया कि ये इख्तियार एक्सप्रेस होता है, या तो हम रेफरेंडम करा लें जहाँ हर मार्शल और डिक्टेटर को 98.6% वोट हमेशा मिलते हैं। अच्छा, 90 सुन लीजिए ना जरा, प्लीज तसल्ली रख लें। जी सर, नहीं सुन लो। या हमें क्या पता लोगों को क्या चाहिए, उसकी अक्कासी उनके नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट करें उनकी मर्जी है, वो उसकी अक्कासी करते हैं। हम यहाँ तो कोई पोल अगर हम इधर खड़ कर मैं पूछ लूँ सबसे कौन इन फेवर ऑफ दिस लॉ है, आपको कौन हक देता है ये करने का? आपको ये हक देता है कि फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने बस 8, 9, 10 बस कोई आर्गुमेंट डेवलप कीजिए। हजूर ऐसे नहीं हुआ आर्गुमेंट। योर लॉर्डशिप इम्तियाज साहब एक दफा फिर एक चीज क्लियर कर दें। अगर ये कानून सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियार को डाइल्यूट करता है, आप समझते हैं कि ये अच्छी चीज है? ऑब्जेक्टिव अच्छा है, प्रोसीजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक सेकंड, इसका मतलब है इससे आपके और पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, तो वायलेट नहीं हो रहा है, उससे इन्फोर्स हो रहे हैं। तो अब आइन को मद्देनजर रखेंगे कि नहीं? सुन तो लेना। अब आपका सिर्फ क्वेश्चन ये रह गया है कि जी ये बहुत अच्छी चीज है, आप अनइलेक्टेड जजेस कर ले, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती थी। भले आप रिफ्यूज भी करें, वो फिर भी बेबस है। चले हम आपकी ये भी बात, बेबस नहीं है। एक सेकंड, अब आप बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली 191 पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब है नो फंडामेंटल राइट। मुझे अभी तक आपने ना आर्टिकल्स लिखवाने दिए हैं, ना मुझे सबमिशन करने दिए। बताइए प्लीज बताइए। आर्टिकल 4, 9, 10, 10A फंडामेंटल राइट जो है उसको हम इन्फोर्स करना चाहते हैं। सर वो पढ़िए प्लीज। सर मैंने आपको कहा है कि when due process is not followed in making a legislation by the parliament, forget about the objective. And if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. अब समझ आई आपकी बात। वो ये कि कानून का ऑब्जेक्टिव तो शायद आम आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है ये हमें बना लेना चाहिए था, पार्लियामेंट ने क्यों बना दिया? ये सवाल है। अब ऑब्जेक्ट is not access to justice fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed, it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid बात ही नहीं reasons. सुन रहे हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, आप जवाब आप फिर वही कर रहे हैं। In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. As sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, a blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to say, declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution. That independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of speaking for myself, but
putting it as a question to you of whether it is the Chief Justice or the three-member committee. Who is Parliament to say it's a three-member committee? Why shouldn't it be a five-member committee? Why shouldn't it be a seven-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. That is, they are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say, no, 3 judges is okay with us. 5 judges is too much. 1 judge is too little. These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today, Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section Section 4. Tomorrow, Parliament says, "Ji, ek law bana deti hai ji. I don't know. Family matters are to be heard by a bench of not less than 7 judges." Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना हुआ है वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा था वो राइट दे दिया पेनम्बरा में आ गया ना उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखें जी उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है वरना नहीं लिखा और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Indeed, my lord. With respect, अगर देखें सिद्दीकी साहब, I have not, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ. आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें. आप सवाल नोट कर लीजिए. आप हर चीज पे कमेंट आप अपना दलाइल तो देना चाह रहा हूँ सर. फिर आप कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके. आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को. With great respect to my brother, independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. मैंने नहीं किया. ओहो, आपने कहा खाली तरीका ठीक नहीं. अच्छा लॉ है. इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके to achieve certain outcomes in cases and by constituting benches, that is a complete erosion of independence of judiciary. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, दुनिया भर में, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर स्टार्ट होने से पहले फुल कोर्ट बैठता है और वो बैलेट से बेंचेस बनते हैं. चीफ जस्टिस नहीं बनाता. और बाहर अगर आप ये बात करें कि चीफ जस्टिस बेंच बनाता है तो वो शायद इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. या बैलेट होता है या रेफल. कंट्रीज लाइक नेपाल, स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर पहले बैलेट होता है कि बेंचेस कैसे होंगी. चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार नहीं कि केस आज आया है और कल मैं अपनी मर्जी का एक बेंच बना दूं इस केस को सुनने का, जिसको मर्जी में बिठा दूं. ये चीजें तो ये सारा कानून जो है ये वाजे कर रहे हैं चीजों को, इंडिपेंडेंस को तो बेहतर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है. आपने रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स के अंदर एक बात की जा रही है. आपकी जजमेंट अपनी है. जवाब दे रहे हैं. आप दलाइल नहीं देना चाहते हैं. आप जवाब ना दें, दलाइल दे दें. आप इस तरह कीजिए कि आप अपने दलाइल एस्पेक्ट अभी जो आप बात कर रहे हैं आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें. वर्ड आर्टिकल 191 में लॉ लिखा है. Whereas, for example, in relation to the review jurisdiction, उसमें Act of Parliament लिखा है. It seems to me that even now, if you go by the literal text of the Constitution, that there is presumably a difference between the two, and law is in a common law tradition like Pakistan.
is well understood to mean statute law and judgment or case law. Yes. Now, Article 199 sets apparently a hierarchy. First is constitution, fundamental right, independence of judiciary. Next is law. Now, if law means, there's a question to you, if law means statute law and case law, the two are then co-equal because both are incorporated in law. So the question that strikes me is that this whole principle, rule, whatever you want to call it, that the Chief Justice is the master of the roster, in fact is not in Order 11. It is given in judgments of the Supreme Court, in law. So the question therefore is, can Parliament, which is operating at the same level, law, co-equal, can Parliament make, in the context of Article 191, and this goes to Section 8 of this particular law, can it make a law overriding, in relation to the practice and procedure of the court, judge-made law, which is at the same pedestal? Can they do that? No, they cannot. Seems to me that even if we literally look at Article 191, perhaps it is unconstitutional. जैसा फिर अगर आपको कोई दलाइल नहीं देना है और नहीं सुन लीजिए ना, आप तो हर सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, तो आप अपनी पिटीशन तो आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। आप कोई दलाइल आप दलाइल देके खत्म कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे, आखिर में हमारे जहनों में होंगे, ठीक है, या हम अपने जजमेंट्स में लिख देंगे, हर जज अपनी राय लिख देगा अपनी मर्जी से। आप प्लीज अपने दलाइल दीजिए। May I proceed? जी प्लीज। Sir, I'll only make one observation. It is settled law by law that the Parliament has the power to make our judgments ineffective, and this is a precedent which is embedded in our constitution. If they are lawfully empowered, if the Parliament is lawfully empowered, not otherwise. फिर आप बहस करने लगे। But surely that आप सुन तो लीजिए ना बात को, फिर आप नोट कर लें भाई, आप आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप जज नहीं हैं, आप हर चीज का वैसे जवाब दे रहे हैं। May I proceed? प्लीज डू सो। आपको इसके एक जरा supplemental आप चलिए शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। My learned brother has asked you, surely that rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the Constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. I thought that was also settled law. Yes. तो देखिए साहब जरा एक क्वेश्चन, आपका कहना ये है कि 3 मेंबर्स अगर बैठ के बेंचेस बनाएंगे एज पर दिस, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर के खिलाफ है। तो क्या हम 17 जजेस बैठकर जब रूल बनाएंगे, हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेके एक शख्स के हवाले कर दे, या ऐसा रूल बनाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं, आपने अगर एक अनलिमिटेड पावर्स है। My lord, just 1 minute. May I request my brothers, इनको बहस तो करने दीजिए, हम सब सवाल बाद में कर लेंगे। आप प्लीज अपने हिसाब से अपने आर्गू कीजिए। Mr. Siddiqui, if I may just add, it is not a question of ये law गलत है या ये law बुरा है या अच्छा है. The fundamental question here is of competence. yes. Who is competent to make whatever it may be called the rules of the law? If ये तो आपने आर्ग्यू ही नहीं किया अभी तक। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, आप हमें रोक के क्या मुझे आर्गुमेंट सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट। आप बताएं ना, हमें शिक दें कायन की। डायरेक्ट उसी पे आ जाए मेरे ख्याल में। इसी पे आ जाए, यही सवाल है। देखिए अगर देखिए मैं आप देखिए, आप हमसे ज्यादा समझते हैं, वकील हैं, यकीन हम लोगों की अपनी अपनी राय हैं, ठीक है। मुझे आप जरा सुन लीजिए ना 2 मिनट जी। वो हम अपने, अगर हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, अलग अलग राय लिख देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि हम सवाल के तौर पे अपनी राय आपको दें और फिर कोई हम दूसरा जवाब दें। हम सिर्फ सवाल पूछ रहेंगे आपसे, आखिर में आप अपने दलाइल दे दीजिए, हम उसको नोट कर लेते हैं। हमें पसंद नहीं आए तो फिर हम सवाल, इतने पसंद आए शायद सवाल ही ना पूछें, नहीं पसंद आए 2-4 सवाल पूछ लेंगे। अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए जी।
the concept of trichotomy of power is a concept well known to your lordships. The Constitution, what are those provisions which relate to the trichotomy of power, and let us have a look at them. With reference to the Supreme Court, have a look at Article 176, my lord. Ji. Article? Article 176. Ji. जी पढ़िए. Lord, Article 176 says, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, Parliament, or until so determined as may be fixed by the President. What this article says is that one of the first step is the appointment of the Chief Justice. He is the centrifugal force, he is the linchpin, and once he is appointed and the rest of these members are not appointed, the Supreme Court will be there. And then the judges will be appointed. Please chaliye na, don't state the obvious, it's written there. देखिए this is आप- really आप- no यही तो sorry कि to मुझे say अफसोस हो रहा है। आपको पता है अवाम कितनी पैसे खर्च कर रही है सर, मैं ये आप अवाम की ऐसी खिदमत के ऐसी लिए- बातें तो ना करें हजूर सर, आप मुझे आर्ग्यू, आप एक तरफ कहते हैं आर्ग्यू करें, दूसरी तरफ आप मुझे आप कह रहे हैं ये आपने पढ़ लिया I am interpreting, I am just no giving need your interpretation of the obvious. Supreme Court comprises of Chief Justice and Judges of the Supreme Court. Obvious. No, it is not. अच्छा, it's not. It is not. बताइए I तो। am giving you, your lordship, a circumstance that let us assume, to understand the dynamic of Article 176, that assume there is a Chief Justice and there is no other judge. The question is, will the Supreme Court come into existence? The answer is I yes. will not answer your question. It We are will- not I here. am answering- We I are am not here in a answering. theoretical realm. Please don't. No, now this is will. not fair. We are not here in a theoretical realm to Let us discuss proceed. what may or may not Let happen. us We are proceed. faced with a particular law. You challenge that law. Argue that case. Let us proceed further, my lord. Let us go to Article 87. Article 87 relates to the Parliament and the Senate. Each house shall have a separate secretariat. Majlis provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both the houses. Sub-Article 2, Majlis Shura Parliament may by law regulate the recruitment and condition of service of person appointed to the secretarial staff of either house. Until provision 3, until provision is made by Majlis Shura under clause 2, the Speaker or, as the case may be, the Chairman may, with the approval of the President, make rules regulating the recruitment and conditions of service of person appointed to the Secretarial Staff of the National Assembly or Senate. So this is the rule-making power. Let's go to Article 67. I will not allow it, and I might even start imposing costs. Let's go here, let's go there. What's the relevance of Article 187? Don't do this. Sorry, please don't do this. Please don't do this. It shows that the Parliament, as a separate organ of the state, Profound. as the power to make rules for its internal working. And this is the theme which is contained in Article 67. No. ये रूल्स सिर्फ बनाएंगे किसके लिए? सेक्रेटेरिएट हमने तो नहीं बनाए लिए। अपॉइंटमेंट के लिए, Constitution- रिक्रूटमेंट के लिए और उसके लिए तीन चीजें लिखी हुई हैं साथ। सर, मैं आपको शो ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का अलग सेट ऑफ रूल्स है, लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, और ये रूल्स जो हैं आप ये सुप्रीम कोर्ट वाले पे आ जाइए ना, हम पार्लियामेंट के रूल्स जब वो चैलेंज करेंगे ना आप कि उन्होंने गलत बनाए वो देख लेंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट पे आ जाइए बस। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं आर्टिकल 191। उसकी तशरीह कर दें, खत्म। Subject to the Constitution.
and law. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. The law is a word which is different from the act of the parliament. It may... Law is different from act of parliament? Yes, it is. Law is This is something I've never heard before. Yes, sir. Let me allow me to assist you. Law encompasses a lot of other things than the act of the parliament. Law includes with it itself usage having the force of law. Refer to Article 8. In the same sentence, the parliament Ain has used constitution, law and rules. And please, I'm not going to expect this kind of arguments before the Supreme Court. Sorry, this is not on. I'm giving your lordship extraordinarily good argument. If your lordship is inclined to ridicule me like that, I will withdraw from the case. I don't allow this. Please, that's your choice. Your lordship has constantly thwarted my arguments again and again. Have a patience to hear my arguments. ये बताइए जो बेचारे लोग जेल में पड़े हुए हैं ना, बेचारों को छोड़ दे सर, छोड़ेंगे नहीं हम। मैं बचा रहा हूँ, मैं से ही हूँ। हाँ नहीं, मैं भी नीचे से केसेस कौन फैसला करेगा? एक चीज होती है अमेरिकन आइन में वो लोग करते हैं क्या होता है फिलिबस्टरिंग कि जी चलते रहो। अगर आप समझ रहे हैं कि इस तरह से मैं ऐसा कर ही नहीं रहा। अभी आपने मुझे आपको हम सुनते हैं मगर आप हमारी बात को सुनना पसंद नहीं फरमाते हैं। तो ये देखिए बात आधे घंटे से सुन लो। If I've got you correctly, you're saying that law is not only the act of the parliament, because there are rules of 1980. If there were no rules, fine, they could have enacted that law. Because they have the rules of 1980, so that's why they were not empowered to pass any law which was contrary to it. I would not go to that extent. Assume there are no rules. Assume. The question is whether the parliament can frame this law or not is a question which probably is not free from doubt. I would still say the parliament can't do it. Rules are imperative. If your lordship would look at Article 8, if your lordship would look at Article 8. इम्तियाज साहब, सर, ये सिंपल हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि इस आर्टिकल में एक्सप्रेशन लॉ जो इस्तेमाल हुआ है, this excludes an enactment of the parliament. No, my lord, I'm not saying this at all. I say law has a larger composition than the act of the parliament. So we are at this moment we are only concerned with an act of the parliament. Your lordship has asked me a question, what is the scope of the word law? And I'm trying to assist your lordships. In this case, it's not relevant because the law has already come. My lord, I am saying that this law, your lordship's assumption is that since the word law has been used in Article 191, therefore the Parliament can make this law. I am trying to show to your lordship it is not the case. I'll take you back to my original question. Please, lordship. Where under a constitutional power, this court has framed rules. Do they stand on a higher footing than ordinary legislation? Yes, my lord, there are judgments to that effect rendered by your lordships. Can I ask a question as well? When the Constitution makes a distinction in different articles using the Act of Parliament and using the word law, so how do you see that distinction? So, for example, in 191, they could have said subject to the Constitution and Act of Parliament, but instead of saying that, they've used the word subject to the Constitution and the law. There are other provisions of the Constitution which don't use the word law, but use the word Act of Parliament. So there is a clear difference between an Act of Parliament and the word law. So what do you understand by the word law? Because this provision of making rules is subject to the Constitution and the law. Framers of the Constitution were conscious of the distinction between an Act of the Parliament and the law. While they envisaged that law includes judge-made law and other variations of the law, Act of Parliament was specifically used in a particular sense. And they can't be used interchangeably. And whether this enactment
Act of Parliament cannot be considered as law? My Lord, Law? in ordinary parlance, there may be impression. No, I'm talking specifically But about this. within Whether within this the is law, context of Article 199, this is not law. it is the constitution and law. It would mean law in a broader context. And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8 and judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage custom can be considered as law, but cannot be considered as act of the parliament. Yes. Whereas act of the parliament can be considered as act of the parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the phraseology of Article 191 manifests that this is not an ordinary act of parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the superior courts. अब आप इम्तियाज साहब Do you think, or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules? Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law that is judge-made law, ordinary legislation cannot override that because there is no legislative competence to do that in terms of item 51. That is precisely my argument. I will go a step further. Vicky, before you do that, that's very interesting. I was just recalling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145, relating to the rules of the Supreme Court. Now, this has very interesting language. It says, subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law or made by Parliament. Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down until the court itself revisits that law on the judicial side. Maybe it cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. Can't be. Go back, because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules and what Parliament can do maybe in terms of statute law. But it seems to be that use of, speaking for myself, the use of the word law, which includes case law or judge-made law, even the full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judge-made law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका argument ले लिया जाए, तो इस law expression से enactment is excluded, but even a usage or a custom would override a rule made by all of us. My Lord, my submission is as follows. Allow me just follow your Lordship's consumption. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules
and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than the ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves, and the parliament cannot encroach upon them. This is next point. इम्तियाज साहब पहले इस फंडामेंटल उसको क्लियर कर दें. Do we have to read into the expression law that is it is only confined to the judgments of this court and the precedent law? Your lordship will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the Constitution in terms of Article 181 and the scope of that word. And if your lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the superior courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the constitution themselves and violation cannot take place. ये जो लॉ है आपके ख्याल में 191 में नहीं आता, ये किस कैटेगरी का लॉ है? ये कैटेगरी सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आते ही नहीं है. In which category you will fall this law because you this is act of the Parliament 191 has to be read with the fourth schedule, and it cannot be read in isolation. What it means is this, that these are the laws which will be enacted through act of parliament. No, if you will read Article 142, if you will read Article 142, सिद्दीकी साहब अगर कॉम्पिटेंस की बात है ना, कॉम्पिटेंस की अगर बात जो बार बार सवाल हो रहा है, तो एंट्री 55 और 59 को पढ़ लें, तो उसमें तो पावर है ना कि पावर्स लॉ आ सकता है. सर लॉ एनलार्जमेंट के लिए फॉर एग्जांपल पढ़े ना, सप्लीमेंटल पावर्स भी दे सकता है. सर ये सप्लीमेंटल पावर नहीं है, ये बहस आप ये इंटरनल वर्किंग को इंटरफियर किया जा रहा है. तो आप ये बहस करें ना कि ये सप्लीमेंटल पावर्स के अंदर है या नहीं, या एंसिलरी पावर्स के अंदर है कि नहीं. आप तो कह रहे हैं लॉ ही नहीं बना. सर मैं बताता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये लॉ ये हो कि आपको फॉर एग्जांपल इलेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट अपील दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में या सर्विस मैटर्स में दी जा रही है, तो वो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन हो सकती है, लेकिन आपकी इंटरनल वर्किंग के अंदर लॉ फ्रेम नहीं हो सकता. देखिए ना, एक सेकंड, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर हम फोकस कर लें तो बड़ी जल्दी मामला हल हो सकता है. एक तो ये है कि लॉ इन्विजिज किया 191 ने, तो कानून आइन रिडंडेंट नहीं होता, कुछ चीज़ कानून ऐसा हो सकता है. उसी आइन के अंदर लिखा है कि 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकता है, 59 में लिखा है और एंसिलरी मैटर्स भी देख सकता है. अब आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना सकती है 55, 59 और भी शायद एक आध प्रोविजन एंट्री के तहत जो रेगुलेट कर ले अफेयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सर क्योंकि 191 इन्विजिज करता है कि ऐसा कानून हो सकता है, तो सुन लीजिए, तो वो कानून रिडंडेंट तो लफ्ज नहीं हो सकता ना 191 में. एक कानून ऐसा होता है कोई जो रेगुलेट करे प्रोसीजर को, उसकी पावर 55 और 59 में दी हुई है. आपका ये बहस हो सकती है कि सर इसमें से वो पावर नहीं निकलती फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल लेजिस्लेचर की, वो आप बता दें हमें बस सीधा. सर दिस item 55 first makes a prohibition. वो हमने पढ़ लिया. मैं आखिरी लाइन सर भी आपने पढ़ लिया है, मैं भी सारी जिंदगी I've been rubbing shoulders with your lordship. This creates an impediment on the word jurisdiction and power. इसके ऊपर तो फुल स्टॉप है. इसको पूरा पढ़िए ना मिला के, बिट्स एंड पीसेस jurisdiction. मैं दोबारा पढ़ूंगा तो वो कहेंगे कि दोबारा पढ़ रहे हैं आप. नहीं, इसमें आगे जाके jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court. तो jurisdiction and power पे नहीं आप लॉ बना सकते. आगे चलें. With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of jurisdiction of the Supreme Court. Enlargement हो सकती है. आगे बस enlargement के लिए भी there has to be a specific, ये जो language used है, specific authorization. Yes. Now where is the specific authorization? आगे पढ़े, अगर आपसे आगे पढ़े enlargement and conferring thereon of supplemental powers. सप्लीमेंटल पावर्स पार्लियामेंट लगा सकता है, दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को. सप्लीमेंटल पावर्स ये है कि आपको वो कह सकता है कि आप फाइनेंस से ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या आप ये लिटिगेंट को कोई अपील आई है तो उस पर ये
टिकट लगा के पैसा सुप्रीम कोर्ट में डिपॉजिट हो, ये सप्लीमेंटरी बात है। वो ये नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस साहब अकेले फैसला नहीं करेंगे, हम नहीं मानते इस बात को। पावर दे रहे हैं कि 4 और लोग नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो रेगुलेट कर रहे हैं पावर ऑफ द चीफ जस्टिस इम्तियाज साहब रिलेटिंग टू इम्तियाज साहब jurisdiction and powers। दो पीस में पढ़े ना आप प्लीज, देखिए इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका ये वाला इंटरप्रिटेशन है इसका, एज सच एक्सटेंट as is expressly authorized by or under the constitution the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court। एक एंड के बाद जो है ना वो conferring thereon of supplemental power। अगर इसको 191 के साथ आप मिला के पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो ये वाली जो बात दो हिस्सों में है, इसको आप सप्लीमेंटल पावर को आप थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें तो वो एंड है, वो और नहीं है। ये कह ये रहा है, ये आर्टिकल 191, अगर आप आर्टिकल 191 को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। तारीख में निकला वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। निकला वजीर आजम दौरे में बैन अल-अक़वामी ज़राए ब्लाक के नुमाइंदों से मुलाकातें और अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। ₹1.27 मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए 53 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 110 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,866 पर ट्रेड कर रहा है।